All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडिया का चैप्टर 2, जिसका नाम है स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सभ्यता जो है वो फैला ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में जनरली हम लोगों का जो पार्ट आता है वो आता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन, बंगाल, असम, ये सारे रीजन। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के क्या क्या साइंस हैं, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी रीजन सिविलाइज्ड है। इसके अलावा सिविलाइजेशन अलग अलग रीजन्स में पढ़ेंगे, जैसे कि उड़ीसा और ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कैसे सिविलाइजेशन आया। बंगाल का सिविलाइजेशन कैसा था। बंगाल में जनरली हम लोग दोनों पार्ट कंसिडर करेंगे, जो हमारा वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश अभी बना है। इन दोनों के सिविलाइजेशन को देखेंगे क्योंकि एंशिएंट है, एंशिएंट में दोनों सेम पार्ट था। इसके अलावा असम में सिविलाइजेशन को देखेंगे कि किस तरीके का सिविलाइजेशन था, और सबसे एंड में फॉर्मेटिव फेज़ के बारे में जानेंगे। फॉर्मेटिव फेज़ कहते हैं जनरली किस तरीके से ये जो फेज़ था ये नए सिविलाइजेशंस को ना बनाया, फॉर्मेशन किया। चलिए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है साइंस ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी रीजन को सिविलाइज्ड तब कह सकते हैं जब इसके लोगों को लिखना आता हो, मतलब ये लैंग्वेजेस जानते हो कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा कैसे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स का कलेक्शन का एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर अपरेटस इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में इनका अपना सोशल क्लासेस होना चाहिए। जिस भी तरीके का मतलब क्लासेस हों किसी भी चीज़ पे बेस्ड, लेकिन सोशल क्लासेस होने चाहिए, सोसाइटी में क्लासेस होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशलिस्ट्स होने चाहिए इनके पास, किस चीज़ के, जैसे प्रीस्टलीहुड क्या कहते हैं, पूजा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और साथ में अलग अलग काम को करने के लिए, जैसे लकड़ी का काम, लोहे का काम, तो इस सब टाइप को करने के लिए स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तभी ये पूरा का पूरा रीजन और वो पूरा का पूरा सोसाइटी सिविलाइज्ड कहलाएगा। एक सिविलाइज, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी अलग अलग काम करने वाले लोगों का ग्रुप चाहिए, क्या कहते हैं, एक सोसाइटी को सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने में, तो इसका मतलब वहाँ के जो लोग होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो काफ़ी प्रोड्यूस करें, सिर्फ और सिर्फ ख़ुद को फीड करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कंज्यूमर्स के लिए भी, है ना, जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो कि एग्रीकल्चर में, खेती में या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उनको भी, है ना, ये प्राप्त हो सके। अब मान लीजिए कि किसान है, अगर सिर्फ अपने खाने लायक उपजाएगा तो इंडिया के हर इंसान को, है ना, खेती में लगना पड़ेगा। बाकी सारा काम साइंस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को साइड करना पड़ेगा, क्योंकि खाएगा तभी तो ज़िंदा रहेगा। तो एक सिविलाइज सोसाइटी का पहचान है कि वहाँ जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो काफ़ी प्रोड्यूस करेंगे ताकि कंज्यूमर्स भी उसको खर्च कर सकें और अपने बाकी कामों को करते रहें। तो जो पीरियड है 4th सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी का, ये बहुत ज़्यादा है, रिमार्केबल है। ये दिखाता है सिविलाइजेशन को। ऑब्वियसली ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे क्योंकि सिविलाइजेशन हमारे नॉर्थ पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पहले से ही आया हुआ है। तो ये दिखाएगा कि किस तरीके से एक एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी का डिफ्यूजन हुआ, फैला, है ना, कैसे नए नए स्टेट सिस्टम्स फॉर्म हुए, किस तरीके से सोशल क्लासेस जो है वो डिलीनिएट हुआ। डिलीनिएट मतलब होता है, समझ लीजिए कि मार्कअप करना, या समझ लिए लाइंस ड्रॉ करना, डिस्क्राइब करना कि कौन से सोशल क्लासेस क्या करेंगे। तो ये सारा का सारा जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ईस्टर्न बंगाल, साउथ ईस्ट बंगाल और असम के रीजन में देखने को मिलता है इस सेंचुरीज़ में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा टॉपिक, जो कि है उड़ीसा और जो ईस्टर्न और साउदर्न मध्य प्रदेश का रीजन है उसमें किस तरीके से सिविलाइजेशन आया। तो पहले उड़ीसा का देखते हैं। जो कोस्टल उड़ीसा है, जिसको हम लोग उस टाइम पे कलिंगा के नाम से जानते थे, जो कि महानदी के साउथ में पड़ता है। ये जो है अशोका के अंदर ही इम्पोर्टेंस गेन कर चुका था। हम लोगों ने देखा है कि अशोक जो है वो कलिंगा वॉर के बाद किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाते हैं और पीस की तरफ बढ़ते हैं। तो कलिंगा जो है वो अशोका के अंदर क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस गेन कर चुका है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद भी ये इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट डेवलप होता है इसी रीजन में, कलिंगा के ही रीजन में, 1st सेंचुरी BC के अराउंड। और ये किया जाता है खरावेला, एक रूलर थे वहाँ के, उनके द्वारा। इतना ज़्यादा मतलब एक स्टेट डेवलप हो चुका होता है वहाँ पे कि वो मगध तक फैल चुका होता है। मगध समझ रहे हैं, जो क्या कहते हैं अशोका के किंगडम का जो समझ लीजिए मेन पॉइंट था, जो सेंट्रल पॉइंट था, वहाँ तक ये पहुँच चुका होता है 1st सेंचुरी BC में। तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट डेवलप हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे इसके बाद जो हमारा 4th to 7th सेंचुरी AD का टाइम है, इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ। तो जो 1st और 2nd सेंचुरी है AD का, मतलब क्रिश्चियन एरा का, तो उसमें देखा जाता है कि जो उड़ीसा के पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तो ट्रेड नहीं, लेकिन एक ब्रिस्क एक कह सकते हैं कि हल्का ट्रेड करते हैं पर्ल्स का, इसके अलावा आइवरी का और मसलिन का। किसके साथ? तो रोमन एम्पायर के साथ। क्योंकि जो हम लोगों को एक्सकवेशन से मिला है, शिशुपालगढ़ एक जगह है ना, कलिंगा नगरी का साइट है, और खरावेला का कैपिटल भी था। खरावेला रूलर थे है ना कलिंगा के, तो उसका कैपिटल है शिशुपालगढ़। वहाँ पे जो एक्सकवेशन में हम लोग को मिला है वो, उसमें कई सारे रोमन ऑब्जेक्ट्स, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मिले हैं। तो बताता है कि ट्रेड रहा होगा। और ये जो शिशुपालगढ़ है ना, ये अभी के जो भुवनेश्वर है वहाँ से 60 किलोमीटर ही दूर है। तो एक ट्रेड डेवलप था। लेकिन हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है उड़ीसा का, जो ग्रेटर पार्ट है उड़ीसा, स्पेशली जो नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न उड़ीसा है, वहाँ पे ऐसा किसी भी टाइप का कोई स्टेट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी बड़े लेवल पे देखने को मिला है। 4th सेंचुरी में जो कोसाला है और जो महाकंतरा है, ये 2 रीजन जो है समुद्रगुप्त जीत लेते हैं, है ना, कॉन्कर कर लेते हैं। और ये दोनों रीजन जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न उड़ीसा का पार्ट है। फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फिर गुप्ताज के कारण यहाँ पे नए नए सिस्टम्स स्टेट डेवलप होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 4th सेंचुरी के है ना मिडिल हाफ से, 2nd हाफ से जो है 6th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स, नए नए स्टेट्स डेवलप होते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग उसको पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मथराज। जो क्या कहते हैं रीजन स्टेट डेवलप हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन सारे के सारे स्टेट सिस्टम्स में। इनको पितृभक्ताज के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो कहते हैं रीजन था, डोमिनियन था, राज करने का जो इलाका था, वो था महानदी और जो कृष्ण नदी है, इन दोनों के बीच के रीजन में ये रूल किया करते थे। इनके जो कंटेम्परेरीज थे, इनके मतलब साथ साथ जो स्टेट्स डेवलप हुए थे, वो थे वशिष्ठाज, द नालाज एंड द मानस। ये 3 स्टेट्स थे जो इनके कंटेम्परेरीज थे। तो जो वशिष्ठाज थे वो है ना आंध्रा के बॉर्डर पे, कलिंगा के साउथ मान लीजिए, है ना, तो आंध्रा के बॉर्डर पे रूल करते थे। और जो नालाज थे वो महाकंतरा के फॉरेस्ट एरिया पे रूल करते थे। और जो मानस थे वो कोस्टल एरिया पे रूल करते थे, जो कि महानदी के आगे है, मतलब कह सकते हैं कि महानदी के बहुत आगे। तो इस तरीके से नए नए स्टेट्स डेवलप हुए। ये हुआ कब? जब गुप्ताज का इन पे क्या कहते हैं, इस रीजन में गुप्ताज का प्रभाव आ चुका है। हर स्टेट, जितने भी स्टेट्स मैंने अभी बताए, इसके अलावा जो भी स्टेट्स वहाँ पे डेवलप हुए थे, सबका अपना सिस्टम था टैक्सेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब सबके पास अपनी मिलिट्री थी, है ना, किस तरीके से वो मिलिट्री चलाते थे। उनमें कह सकते हैं कि जैसे एलिफेंट्स थे, वॉर एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, तो इस टाइप से अलग अलग मिलिट्रीज उन लोगों ने, सबकी अपनी मिलिट्री थी, वो डेवलप कर रखी थी। ये सारे के सारे जो स्टेट्स थे ये ब्राह्मण्स को फेवर करते थे, है ना, कह सकते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि संस्कृत कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ होगा। और संस्कृत कल्चर आया कहाँ से होगा? तो गुप्ताज से आया होगा, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। तो ये ब्राह्मण्स को फेवर क्या करते थे? लैंड ग्रांट्स दे करके। और ज़्यादातर जो राजा हुआ करते थे इनके, वो वैदिक सेक्रीफाइसेस किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के भले के लिए नहीं, स्पिरिचुअल मेरिट के लिए नहीं, बल्कि पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए और लेजिटिमेसी के लिए। पावर, प्रेस्टीज, लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ज़रूरी होता है ना, जो आप भगवान या ऊपर वाले से मांगते हैं। प्रेस्टीज, इज्जत, शान और शौकत जिसको कहते हैं। और जो लेजिटिमेसी होता है कि आप सच में, है ना, रूलर बनने के हकदार हैं। और ये कौन साबित करता है? तो ये ऑब्वियसली जो प्रीस्ट्स होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वही बताते हैं कि ये भगवान का रूप है। तो इस तरीके से लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं।
तो जो नालाज थे और कहा जाता है कि प्रोबेबली मानस, इन दोनों ने अपना एक है ना कॉइन सिस्टम या कॉइनेज सिस्टम डेवलप किया था। ये दिखाता है कि किस तरीके से कॉइन्स का इस्तेमाल होता था। एक इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से जो कॉइन्स थे, जो गोल्ड मनी था स्पेशली, है ना, वो लार्ज ट्रांजैक्शंस में यूज़ होता था और पेमेंट किया जाता था इसी से हाई फंक्शनरीज़ को। हाई फंक्शनरीज समझ लीजिए जो हाई ऑफिशियल्स होंगे बड़े पद पे, उनको इसी कह सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट किया जाता था। तो जो मथाराज थे उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था जिसका नाम था महेंद्र भोग। इसका नाम महेंद्र भोग इसलिए पड़ा था क्योंकि ये महेंद्र माउंटेन्स के है ना जगह पे, मतलब उस रीजन में डेवलप हुआ था। इसके अलावा ये एक और डिस्ट्रिक्ट पे रूल करते थे जिसका नाम था दंताया वागुभोग। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आइवरी सप्लाई करता था और साथ में राइस ग्रुएल कहते हैं चावल का बना हुआ थोड़ा पानी वाला समझ लीजिए जो डिश होता है, जिसको पता नहीं कॉमन लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं, लेकिन ये जनरली समझ लीजिए गरीबों का खाना है या जो बीमार होते हैं जिनका ऑपरेशंस हुआ होता है तो उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन नहीं होता है तो वो पतला सा एकदम समझ लीजिए चावल का जो बनता है वो बना के देते हैं। तो ये राइस ग्रुएल और आइवरी को सप्लाई करता था, है ना, दंताया वागुभोग। मथराज जो थे उन्होंने इंडोमेंट्स बनाया था। इंडोमेंट्स कहते हैं एक सिस्टम, समझ लीजिए दान तो नहीं कह सकते लेकिन दान ही दिया जाता था। एक सिस्टम बनाते थे जिसमें ज़मीन का टैक्स कलेक्ट होता था, वो राजा को नहीं जाता था, किसी और फंक्शन में जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंट एक सिस्टम होता था। तो जो मथराज थे उन्होंने इंडोमेंट्स बनाए जिनको कहा जाता था अग्रहराज, और अग्रहराज कंट्रोल किया जाता था अग्रहरिका के अंदर। जो अग्रहरिका हैं समझ लीजिए जो ये ऑफिशियल्स हैं अग्रहराज के लिए, ये इसके सारे कामों को, फंक्शंस को देखते थे। इसमें होता क्या था कि ज़मीन दी जाती थी और ज़मीन से जितना भी है ना इनकम आता था मतलब इस जगह पे जो भी लोग बसेंगे गांव में, उन सब से जो इनकम आता था, तो लैंड से जो चीज़ें आई और जो वहाँ पे बसने वाले लोगों से जो इनकम आया वो सारा चीज़ यूज़ होता था, है ना, सपोर्ट करने के लिए रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, है ना, ब्राह्मण्स के। तो जो ब्राह्मण्स जो शिक्षा देते थे या फिर जो पूजा पाठ करते थे उसका खर्चा यहीं से आता था। बहुत सारे जो अग्रहराज थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन बहुत ये मथराज के अलावा और सारे जगहों पे इन सबको टैक्स फ्री रखा जाता था कि ये टैक्स नहीं देंगे, इस रॉयल इकोनॉमी का इस पे कोई है ना दबदबा नहीं होगा, इसको रॉयल कह सकते हैं कि जाना ही नहीं, इससे टैक्स का राजा को जाना ही नहीं है। लेकिन मथराज के अंदर राजा को टैक्स जाता था अग्रहराज से भी, लेकिन कम जाता था बाकियों के मुकाबले। पहले जो साल होते थे वो साल है ना 3 यूनिट्स में बांटे जाते थे, क्योंकि 3 सीजन्स था तो सीजन्स के बेसिस पे 3 यूनिट्स में बांटे जाते थे। लेकिन जो मथराज थे उनके अंदर ये क्या हुआ कि 5th सेंचुरी के मिडिल में उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसमें जो साल थे वो 12 महीनों में डेवलप किए गए, लेकिन ये 12 महीने लूनर थे, है ना, मून पर बेस्ड थे। तो पहली बार हम लोगों को 12 महीना का साल देखने को मिलता है, तो वो मथराज के अंदर ही देखने को मिलता है। कोस्टल जो उड़ीसा है, जो कलिंगा वाला रीजन है उड़ीसा, वहाँ पे राइटिंग्स जो हैं वो बहुत पहले डेवलप हो चुकी हैं, 3rd सेंचुरी जो है BC का, और तभी ही डेवलप हो चुकी हैं क्योंकि कलिंगा पे रूल किसका था, तो अशोक का था, सम्राट अशोक का, और सम्राट अशोक के टाइम पे लैंग्वेज तो था ही, राइटिंग्स था ही। तो राइटिंग्स का हम लोगों को बहुत सारा एक्सकेवेशन में इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है ना। और जो 4th सेंचुरी AD है, क्रिश्चियन एरा का 4th सेंचुरी, उसके मिडिल तक हम लोगों को जितने भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं कलिंगा में वो प्राकृत में लिखे हुए हैं। और उसके बाद जो देखने को मिलता है ये 350 से आगे, है ना, मिड 4th सेंचुरी जो है उससे आगे हम लोगों को संस्कृत में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि गुप्ताज के टच की वजह से यहाँ पे एक अलग तरीके का स्टेट्स, है ना, डेवलप हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। देखिए जो बंगाल यहाँ पे कहा जा रहा है इसका मतलब ये है, इस बुक में बंगाल का मतलब ये होता है, जो लिए एंशिएंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट टाइम में बंगाल का रीजन में जो वेस्टर्न बंगाल है और जो ईस्टर्न बंगाल है जो कि बांग्लादेश है, इन दोनों को मिला के एक बंगाल कहा जाएगा। ठीक है, कई जगह पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं डिमार्केट कर दूंगा कि कौन सा बांग्लादेश है कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान रखिएगा तो ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो होगा बंगाल का वो बांग्लादेश होगा। तो ठीक ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पे
क्योंकि ये बुक पुरानी है और एंशियंट टाइम में हम लोग जो भी बात करते हैं तो बिहार झारखंड को एक ही तरीके से देखा जाता है। कई जगह पे बुक्स में साउथ बिहार लिख दिया गया होगा, साउथ बिहार जो है वो झारखंड है, या छोटा नागपुर प्लेटो की बात हो रही होती है वो भी झारखंड का इलाका है। तो टर्म्स में इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नॉर्थ बंगाल का पार्ट है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बोगरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है जो कि दिखाता है कि इस जगह पे एक लार्ज सेटलमेंट था, है ना। कई सारे सेटलमेंट्स थे जहाँ पे स्टोर हाउसेस थे और वहाँ पे बहुत सारे सिक्के थे और अनाज वहाँ पे रखा हुआ था। किस लिए? ताकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पे रहते थे, और क्योंकि वो लोग बुद्धिज़्म को मानते थे तो बुद्धिस्ट मॉन्क का आना जाना रहता था, वहाँ रहते थे बुद्धिस्ट मॉन्क, प्रीचिंग देते थे, तो उनके रहने और पलने के लिए एक स्टोर हाउस उन्होंने मेंटेन किया हुआ था जिसमें कॉइन्स और फूड ग्रेन्स भरे रहते थे। ठीक ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन हम लोगों को कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है नोआखाली, ये साउथ ईस्ट बंगाल के रीजन में है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाया जाता है कि जो लोग हैं इस एरिया के, उन लोगों को प्राकृत लैंग्वेज आ रहा है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी आ रहा है, वो भी 2nd सेंचुरी BC में। याद रखिएगा 2nd सेंचुरी BC की बात हो रही है। जो अब हम लोग बात करेंगे कि 4th सेंचुरी की बात करेंगे। 4th सेंचुरी के मिडिल में जो एक राजा है जिसका टाइटल है महाराज, कौन सा नाम है क्लियर नहीं है क्योंकि वो अपने आप को महाराज के नाम से डिनोट करता है, और महाराज हम लोग को पता है एक टाइटल है। ये पोखरना में रूल करता है ना। पोखरना जो है वो दामोदर नदी पे है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में ना। बंकुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दामोदर नदी के है ना पास में पोखरना रीजन में ये रूल किया करता था। उसको संस्कृत आती थी और वो विष्णु का भक्त था, जो भगवान विष्णु है उसका भक्त था। तो दिखा रहा है कि देखिए पहले क्या था, बुद्धिज़्म था, और धीरे धीरे जैसे ही 4th सेंचुरी की तरफ आने लग गया तो वैष्णविज़्म यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व बना लिया और संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा आ गया। तो ये सारा का सारा इंडिकेशन है गुप्ता के टच का, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो बहुत बड़े लेवल पे कॉन्क्वेस्ट को किए थे। तो उस तरीके से जो गुप्ता का जो कल्चर था वो मिक्स हुआ यहाँ पे आकर। जो एरिया है जो गैंजेस नदी है, मतलब जिसको गंगा नदी हम लोग कहते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ जाता है ना, ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल्ड और फेयरली संस्कृत एडुकेटेड रीजन था। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। उनका कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था, और संस्कृत जो लैंग्वेज था वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉमन था। और ये कब की बात है? तो ये 5th to 6th सेंचुरीज़ की बात है। और देखिए जब भी मैंने BC नहीं लगाया है और सिर्फ सेंचुरीज़ की बात की है, या फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 530 कहा, 550 कहा, तो वो मोस्टली आफ्टर क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है। जो क्रिश्चियन एरा जिसको कहते हैं आफ्टर जीसस क्रिस्ट, है ना, एनो डोमिनी AD की बात हो रही होगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जब 550 AD में हम लोग देखते हैं गुप्ता का डिक्लाइन होता है, उस टाइम में जो भी इस रीजन में गुप्ता के गवर्नर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ये जनरली नॉर्थ बंगाल के पार्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल का ज़्यादातर रीजन अब बांग्लादेश में है। तो जो नॉर्थ बंगाल में जो भी गुप्ता के गवर्नर्स थे वो गुप्ता के डिक्लाइन के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और कुछ जो पार्ट है वहाँ पे जो कमारूपा रीजन है ना, वहाँ के जो रूलर्स थे वो भी सीज कर लेते हैं। तो गुप्ता के ईस्टर्न डोमिनियन का जो पार्ट है, बंगाल का जो पार्ट था, वो इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है, जो गवर्नर्स हैं और साथ में जो कमारूपा के रूलर्स हैं उनके बीच में। जो लोकल वेसल प्रिंसेस थे, जो लोकल राजा थे, समझ लीजिए जो पहले वेसल्स थे, है ना, उनको सामंत महाराज कहा जाता था। उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस हुआ करता था और अपनी मिलिट्री होती थी। और 600 AD के आते आते तक इस रीजन को गौड़ा के नाम से जानने लग गया। और जो कह सकते हैं कि जो गौड़ा का जो रीजन था, है ना, ये क्योंकि अब गुप्ता का डोमिनेशन रहा नहीं, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह से रूल कह सकते हैं फंक्शन करने लग गया। और जो रूलर थे इसके शशंका याद रखिएगा, जो हर्षाज हैं, है ना, जो किंग हर्षा हैं उनके एडवर्सरी हैं, समझ लीजिए कि कंटेम्प्रेरी भी और साथ में एक दूसरे के साथ लड़ाई पिट करने वाले, है ना। तो शशंका के द्वारा इस रीजन पे रूल हो गया जो गौड़ा का रीजन है 600 AD में।
अब देखिए कि हम लोग बैक आते हैं, जो 432 से है ना 433 एडी है, वहाँ से लेकर के एक शताब्दी आगे तक हम लोगों को है ना बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंट्स, जो ज़मीन के बेच और ख़रीदना और बेचना का जो डॉक्यूमेंट्स है वो कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्डेड हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे पाया गया है? ये पाया गया है पुंद्रावर्धना भक्ति पे। ये जो पुंद्रावर्धना भुक्ति जो एक रीजन है ना, वहाँ पे इस टाइप के कई सारे कॉपर प्लेट्स जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने को मिले हैं, जो कि अराउंड है ना 1 सेंचुरी तक का बीच का है। इसमें जो ज़्यादातर पार्ट है वो जो लैंड में जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया वो ज़्यादातर पार्ट नॉर्थ बंगाल का है, और मैंने पहले ही बताया नॉर्थ बंगाल का ज़्यादातर पार्ट अब जो है बांग्लादेश में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो गोल्ड कॉइन्स, जिनको दिनार कहा जाता है ना, दिनार का नाम इंडिकेट किया हुआ है स्पेशली, है ना, उसमें ट्रांजैक्शन हुआ। और आपको पता होगा दिनार जो है वो इंस्क्रिप्शन में किन के लिखा जाता था? तो गुप्ताज के। तो गुप्ताज का ही कल्चर यहाँ पे आया है, समझ लीजिए, है ना। बार बार मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसके बाद ही पढ़ रहे हैं, गुप्ताज के बाद ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए कि इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ के फ़ायदा क्या होता है। एक तो हम लोगों को पता चलता है किस तरीके का सिस्टम था। इन ट्रांजैक्शन से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट आदमी नहीं बेच रहा है, बल्कि इसमें दिखा रहा है कि जो सोसाइटी के जो लीडिंग है ना फंक्शनरीज़ हैं, जो लीडिंग समझ लिए आर्टिसंस हैं, जैसे लीडिंग स्क्राइब्स हो गए, है ना, मर्चेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, जो ज़मींदार क्लासेस थे, और जो लोकल है ना एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने वाले वहाँ के लोग थे ना, जैसे कि हम लोगों ने गुप्ताज के एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है, ठीक वैसा ही डिस्क्रिप्शन इन जो लैंड सेल या ज़मीन बिक्री के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो एक तरह से ये गुप्ताज का ही समझ लीजिए एक छोटा सा अंग है। जो डेल्टिक पोर्शंस जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है बंगाल के रीजन में, है ना, उस रीजन का कहा जाता था समटाटा। जो समटाटा रीजन था, ये हम लोगों को एक्सकवेशन में मिला है, इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है कि समटाटा का जो रीजन है, वहाँ के जो रूलर्स हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त की अथॉरिटी को एक्नॉलेज किया था। मतलब समुद्रगुप्त उन लोगों को हराए होंगे, है ना, युद्ध में। तो समुद्रगुप्त के अथॉरिटी को एक्नॉलेज करने वाला इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिला है, और ये बिलोंग करता है 4th सेंचुरी का। और ये जिस रीजन को कवर करता है वो है साउथ ईस्ट बंगाल। याद रखिएगा, साउथ ईस्ट बंगाल, है ना, ब्रह्मपुत्र से घिरा हुआ। ये जनरली डेल्टिक रीजन है, बांग्लादेश का रीजन होगा, है ना। 525 एडी है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो एरिया है ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेवलप हुआ है। और इसमें 2 रीजन्स आ रहे हैं, एक तो समटाटा आ रहा है, और समटाटा का जो वेस्ट में एक रीजन है जिसको, है ना, वांगा कहा जाता है। इन दोनों को मिला करके एक स्टेट डेवलप हुआ है, और इस स्टेट का नाम कहा जाता है किंगडम ऑफ समटाटा और वांगा, जिनके रूलर्स बहुत सारे थे। एक बहुत ही फेमस रूलर थे उनके, है ना, सामहरादेव। जो सामहरादेव थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, है ना, नंबर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, और ये सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी में कहा जा रहा है, मतलब 550 एडी के अराउंड की बात है। तो गोल्ड कॉइन्स अभी तक चल रहे हैं गुप्ताज के बाद यहाँ तक। जो ईस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं वो भी ठीक उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। 7th सेंचुरी में हम लोग को एक स्टेट देखने को मिलता है जिनका नाम होता है खड़गाज। खड़गाज का जो मीनिंग होता है वो स्वॉर्ड्समैन होता है, मतलब वो लोग वो सिपाही जो तलवार लेके रहते हैं। तो खड़गाज का जो रूल होता है वो इस ढाके के रीजन में रहता है, जो ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है ना। उस टाइम पे ढाका के रीजन में खड़गाज रूल कर रहे थे। एक और किंगडम था जो ब्राह्मण के द्वारा रूल किया जाता था, और ये एक फ्यूडेटरी था ना, वो था लोकनाथ। इसके अलावा एक और स्टेट था जिसका नाम था राताज। ये दोनों इन दोनों का जो रूलिंग रीजन था वो रीजन था कोमिलाई का रीजन था। तो ये सारे के सारे जितना भी हम लोगों ने स्टेट्स देखे, किंगडम देखे, सारे के सारे ठीक वैसे ही जैसे कि उड़ीसा के किंग्स, है ना, एंडोमेंट्स बनाए थे जिनको अग्रहाराज कहा गया था, ब्राह्मण्स के या वहाँ पे जो भी होंगे उनके प्रीचिंग्स के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए। तो वैसे ही ये सारे के सारे स्टेट्स, है ना, अग्रहाराज क्रिएट किए थे, सेम वैसे ही।
एक फिस्कल या कह लीजिए फाइनेंशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है ना यूनिट बनाया गया था, जिसको दंड भुक्ति कहा जाता है। देखिए दंड मतलब हम लोगों को पता है क्या है, दंड मतलब होता है पनिशमेंट और भुक्ति मतलब होता है एंजॉयमेंट। तो ये एक है ना एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल यूनिट था जिसको बनाया गया था किस रीजन में, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे जो रीजन्स था वहाँ पे। अब याद रखिएगा बंगाल और उड़ीसा के जो बॉर्डर पे जो रीजन्स थे वहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा था, तो मतलब यहाँ पे ट्राइबल्स रहते होंगे, ट्राइबल पीपल रहते होंगे। तो ये दंड भुक्ति जो बना था, ये बना था जनरली उन्हीं लोगों को, ट्राइबल इनहेबिटेंट्स को पनिश करने के लिए। इसका मेन मकसद था जो संस्कृत कल्चर है ना उसको प्रमोट किया जाए, और ये प्रमोशन जो होना चाहिए वो ट्राइबल लोगों को सुधारने में होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो ट्राइबल लोग हैं उनको टेम किया जाए। टेमिंग मतलब होता है जैसे जंगली जानवरों को हम लोग पालतू बनाते हैं, तो उनको टेम किया जाए, उन लोगों को सिविलाइजेशन दिया जाए है ना, और वहाँ पे संस्कृत कल्चर को लाया जाए, जो वैदिक कल्चर उसको लाया जाए। तो ठीक ऐसा ही काम जो है हम लोग देखते हैं वर्धमान भुक्ति, जिसको बर्दवान कहते हैं, 6th सेंचुरी में जो डेवलप हुआ था, ठीक वैसा ही दंड भुक्ति भी ऐसा ही काम कर रहा था है ना, इस रीजन में, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर के रीजन में। हम लोग देखते हैं कि कई सारे जो लैंड्स हैं, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को है ना एक ज़मीन दी जाती है, उस वहाँ पे पानी लगा हुआ है, तो उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ पे आप अपना खेती करवाइए और जो भी उससे उपज होता है अपने लिए रखिए। ठीक वैसा ही ब्राह्मणों को भी ज़मीन दी गई, जंगलों के इलाके का ज़मीन दिया गया, जहाँ जानवर रहते थे, मतलब टाइगर्स रहा करते थे, उस रीजन में दिया गया। आपको याद ही होगा अभी भी जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं वो यही बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ही रीजन में पाए जाते हैं, जो है ना सुंदरबन डेल्टा है। तो उस टाइम पे सोचिए, उस टाइम पे तो और भी बहुत, अभी तो 1500 टाइगर्स बचे हैं, लेकिन एक टाइम था जो कि हम लोग देखते हैं 18वीं-19वीं शताब्दी के अराउंड 50,000 के करीब टाइगर्स थे, और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा होंगे। तो वो जंगल का एरिया दिया गया था उनको कि आप इसको साफ़ सुथरा करवा के इस पर कल्टीवेशन कराएं। तो ये हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है ना, और जो वर्जिन लैंड्स हैं उनको यूज़फुल बनाया जा रहा है और नए सिविलाइजेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये तो हुआ उनका टेक्निक सिविलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन का। ज़्यादातर जो लैंड्स होते थे ना वो इंडिविजुअल फैमिलीज़ पोजेस किया करते थे, कि मतलब एक फैमिली है उसके अंदर ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन उसकी होगी, लेकिन वो उसका सेल और परचेज़ अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते थे। ज़मीन का ख़रीद बिक्री वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते थे। ये उस जगह पे रहने वाले जितने भी लोकल कम्युनिटी थी उन सब के कंट्रोल के अंदर था। वो सब इसमें मत रखते थे कि बेचनी है या नहीं बेचनी है, किसको बेचनी है किसको नहीं बेचनी है सारा। हालांकि पोजीशन किसी और का था, लेकिन उसके ख़रीद और बिक्री में इनका भी मत हुआ करता था। तो जो स्टेट्स थे, जो भी हम लोग देखें कि बंगाल के रीजन में जितने भी स्टेट्स थे, ये ज़्यादातर स्टेट्स जो थे वो संस्कृत से, मतलब संस्कृत जानते थे लिखना पढ़ना, और क्योंकि संस्कृत लिखना पढ़ना जानते थे इसका मतलब वो जो पुराण में और जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ टीचिंग्स है उनको भी जानते होंगे। इसलिए एक दो जगह मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन में कि जो प्रयाग जो इलाहाबाद का रीजन है ना, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 नदी मिलती है ना, गंगा यमुना सरस्वती तो अब देखने को नहीं मिलती। तो गंगा यमुना का जो मतलब उस टाइम पे ना यहाँ पे जो एक डुबकी लगा ले है ना, मतलब अ डिप इन गंगा, इस जगह पे प्रयाग में इलाहाबाद में अगर गंगा जी में एक डुबकी लगा ले तो उस मतलब वो बहुत ही पावन माना जाता था, बहुत पवित्र माना जाता था। और जितने भी राजा जीत के आते थे है ना, विक्टोरियस किंग्स जो हुआ करते थे वो यहाँ पे आते थे गंगा जी में और डुबकी लगाया करते थे। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो यहाँ पे संस्कृत कल्चर है वो डेवलप हुआ था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं असम के सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए असम में जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, देखिए ब्रह्मपुत्र डेल्टा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में फ़र्क है। डेल्टा वाला रीजन बांग्लादेश का है जहाँ पे समुद्र से जाके ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। असम में जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है जिसको ना कमरूपा के नाम से जाना जाता था, ये लाइमलाइट में हम लोगों को 7th सेंचुरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे जितने भी एक्सकेवेशंस हैं वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7th सेंचुरी में ही आया होगा स्टेट का डेवलपमेंट, सिर्फ उसी टाइम में होगा, उससे पहले भी हुआ था, उसका भी हम लोगों को सबूत देखने को मिलता है। जैसे कि अंबारी जो कि एक जगह है गुवाहाटी के पास ना, वहाँ के एक्सकेवेशन हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे कई सारे सेटलमेंट्स थे 4th सेंचुरी में ही, मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे यहाँ पे स्टेट का डेवलपमेंट हो चुका था, और 7th सेंचुरी तक आते आते हम लोगों को बहुत बड़े लेवल का सेटलमेंट देखने को मिलता है।
जो 4th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें जो समुद्रगुप्त है वो जो दवाका हैं और जो कमरूपा है, इन 2 रीजन से वहाँ पे ट्रिब्यूट्स मिलता है। देखिए समुद्रगुप्त जिन जिन जगहों पे को कॉन्कर किए उसका लिस्ट उन्होंने लिखवाया था इंस्क्रिप्शन में, वहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कमरूपा और दवाका से भी ट्रिब्यूट समुद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। तो कमरूपा जो था वो ब्रह्मपुत्र बेसिन था, और जो दवाका जो रीजन था वो अभी का जो नागोंग डिस्ट्रिक्ट है उसी को माना जाता है कि ये उसी के आइडेंटिकल है, कि नागोंग का कुछ हिस्सा जो था वो दवाका रीजन उस टाइम पे था। तो इन 2 जगहों से समुद्रगुप्त के कोर्ट में ट्रिब्यूट मतलब गया था। 6th सेंचुरी की बिगनिंग तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि संस्कृत का यूज़ इस जगह पे मतलब कमरूपा और दवाका रीजन में मतलब बढ़िया से हो रहा है, और जितने भी राइटिंग के एविडेंसेस हम लोग को देखने को मिले हैं वो संस्कृत में लिखे हुए देखने को मिले हैं। तो मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप हो चुका है, एक अच्छा स्टेट कह सकते हैं कि वो डेवलप हो चुका है। तो जो कमरूपा के किंग्स थे वो एक है ना टाइटल अपने लिए लगाते थे जिसको वर्मन कहते हैं। वर्मन का मतलब होता है आर्मर, मतलब जो रक्षा कवच होते हैं है ना, उसको आर्मर कहते हैं। और रक्षा कवच कौन पहनता है? किसान तो पहनता नहीं है ना, ये वॉरियर को सिंबलाइज करता है। तो वर्मन जो भी मतलब अपने टाइटल में लगाते थे, इसका मतलब वो अपने आप को वॉरियर दिखाते थे। तो जो कमरूपा किंग्स थे वो वर्मन अपने कह सकते हैं कि नाम में ये टाइटल लगाया करते थे। और ये जो टाइटल है ये जो मनुस्मृति जिन्होंने लिखी है, मनु के द्वारा क्षत्रियाज को दिया गया था वर्मन का टाइटल। 7th सेंचुरी में एक बहुत ही ना फेमस राजा हैं जिनका नाम है भास्कर वर्मन। ये एक बड़े रीजन पे है ना, ब्रह्मपुत्र बेसिन के और उसके दूर दूर के इलाके में है ना, उतने बड़े रीजन पे ये रूल किया करते थे। तो भास्कर वर्मन जो थे ये कमरूपा किंग्स में वन ऑफ द कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे उनके। और कई हिसाब से हम लोग देखें तो जो भास्कर वर्मन थे वो कमरूपा किंग्स में सबसे बेस्ट बेस्ट रूलर थे, और इन्हीं के अंदर जो है एक बड़े रीजन में जो वर्मन्स था उनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे जो ये जो रीजन है असम का है ना, इन दोनों रीजन्स में जो स्टेट्स थे वो वहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत अच्छे तरीके से है ना था। और इसी टाइम पे मतलब जो ये 6th सेंचुरी का जो टाइम है, 6th to 7th सेंचुरी का जो टाइम है, इसी टाइम पे है ना बुद्धिज़्म यहाँ पे फैला। और इसी के कारण जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं ह्यून सांग बहुत ही फेमस हैं। देखिए 2 चाइनीज़ ट्रैवलर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक हैं फाहियान और एक है ह्यून सांग। इन दोनों के अकाउंट से हम लोगों को उस टाइम का जो इंडियन का जो कल्चर था, जो सोसाइटी था, वो हम लोगों को मतलब अच्छे स्किल से इलेबोरेट फॉर्म में देखने को और पढ़ने को मिलता है। तो वो इस स्टेट को इसी टाइम पे मतलब जो असम का जो स्टेट था कमरूपा और दवाका का इस टाइम पे यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे आखिरी टॉपिक है, समझ लिए एक तरह से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं पूरे चैप्टर को, द फॉर्मेटिव फेज़। इस फेज़ में हम लोग देखेंगे ये जनरली जो 4th to 7th सेंचुरी का फेज़ है इसको ही फॉर्मेटिव फेज़ कहते हैं ना, याद रखिएगा। 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, मतलब 300 से 600 के बीच की कहानी है, और ये है ना क्रिश्चियन एरा की कहानी है। इस टाइम पे जो नए नए स्टेट्स डेवलप हुए उनके फॉर्मेशन का फेज़ ही द फॉर्मेटिव फेज़ कहलाता है। इस पीरियड में हम लोगों को राइटिंग डेवलप होते हुए देखने को मिलता है, संस्कृत का हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कई सारे वैदिक रिचुअल्स, ब्राह्मणिकल सोशल क्लासेस और अलग अलग स्टेट सिस्टम्स है ना, इन सारे रीजन्स में जो भी हम लोग पढ़े, बंगाल का, असम का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, ये इन सारे रीजन में ना फैलते हुए देखने को मिलता है। अब कहाँ से फैला? तो जो गुप्ता एम्पायर के साथ जो कांटेक्ट हुआ, इनका जो कल्चरल कांटेक्ट हुआ गुप्ता एम्पायर के साथ, यही जो है सिविलाइजेशन के लिए स्टिमुलस हुआ, समझ लीजिए एक चिंगारी की तरह से कह सकते हैं, और ये फैलता चला गया ना। तो स्टिमुलस जो दिया इन लोगों को, कल्चरल कांटेक्ट जो हुआ गुप्ता एम्पायर का, वो दिया, और इस तरीके से सिविलाइजेशन जो है वो फैलता गया ईस्टर्न जोन में है ना। नॉर्थ बंगाल का रीजन और जो नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का रीजन है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डायरेक्ट है ना गुप्ता रूल के अंडर था, तो कल्चरल कांटेक्ट तो उनका डायरेक्ट ही हो गया।
बंगाल के रीजन में हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के रीजन में जो स्टेट्स डेवलप हुए थे वो उनके गुप्ता के जो गवर्नर्स थे, फेडिटरीज थे, है ना, उनकी वजह से हुआ था। और फर्स्ट टाइम हम लोगों को देखने को मिलता है जो 5th और 6th सेंचुरी का टाइम है ना, यहाँ पे एकदम क्लियर हम लोगों को देखने को मिलता है, लार्ज स्केल पे, एक बड़े लेवल पे राइटिंग हो रही है, संस्कृत का यूज़ हो रहा है, वरना सोसाइटी डेवलप हो रही है। और जो बुद्धिज़्म है और जो ब्रह्मनिज़्म है, ये दोनों डेवलप हो रहा है। ब्रह्मनिज़्म जो है वो स्पेशली 2 फॉर्म में डेवलप हुआ है इस टाइम पे, शैविज़्म के फॉर्म में और वैष्णविज़्म के फॉर्म में। शैविज़्म जो है वो भगवान शिव के भक्तों का ग्रुप है, और जो वैष्णविज़्म है वो भगवान विष्णु के कल्ट को कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस है। कम्युनल, देखिए कम्युनल प्रॉपर्टी मतलब होता है पूरी कम्युनिटी का जिस पे हक हो, और प्राइवेट मतलब होता है जो किसी इंडिविजुअल फैमिली का, इंडिविजुअल आदमी का ना उस लैंड पे पूरा का पूरा हक हो। तो हम लोगों को प्राइवेट लैंड प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस देखने को मिला है ना, गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल देखने को मिला है, और ये सारा का सारा इशारा करता है कि एक एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी यहाँ पे था, बहुत बड़े लेवल का फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, जिसको एग्रेरियन इकोनॉमी कह सकते हैं, है ना। वो किस चीज़ पर बेस्ड था? तो आयरन के प्लोशेयर होंगे। आयरन के प्लोशेयर क्या होते हैं कि वो कठोर से कठोर मिट्टी में भी खेती करवा सकते हैं, अच्छे लेवल की एग्रीकल्चर हो रही होगी, खेती हो रही होगी, कृषि हो रही होगी, वेट पैडी कल्टीवेशन हो रहा होगा, है ना, धान अच्छे मात्रा में उपजाया जा रहा होगा, और साथ में कई अलग अलग क्राफ्ट्स होंगे जो यहाँ पे डेवलप हुए होंगे। अब ये सारा चीज़ जो हुआ ना, ये जो कोइंसाइड किया इन सारे नए नए स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये कोइंसाइड किया है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन और फॉल के साथ। और जैसे ही गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करता गया, ये सारे स्टेट्स स्ट्रांग होते गए और ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाते हैं हम लोगों को। ये जनरली कौन सा रीजन था? मगध का रीजन नहीं था, ना ही बिहारी पे ना ही ये डेक्कन का रीजन था। ये सारा रीजन कहाँ था? जो आउटलाइंग रीजन है, ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे था। तो जैसे ही गुप्ताज एम्पायर का फॉल हुआ, ये लोग स्ट्रांग होते गए, क्योंकि उससे पहले डेवलपमेंट उतना इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रिब्यूट पे किया करते थे। अब जैसे गुप्ता एम्पायर गिरा तो सारा का सारा जो भी इनका टैक्स जा रहा होगा, ट्रिब्यूट जा रहा होगा, सारा का सारा ये लोग अपने पे ही खर्च करके अपना डेवलपमेंट किए होंगे। कई सारा जो ऑब्सक्योर एरियाज़ था जो यूज़ नहीं मतलब जहाँ पे खेती नहीं हुआ जा सकता था, जहाँ पे अच्छे लेवल का कल्टीवेशन नहीं हुआ जाता था, वो ट्राइबल चीफ्स के द्वारा रूल किया जाता था। ट्राइबल चीफ्स जो है उनकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया नहीं हुआ करती, वो सिविलाइज नहीं हुआ करते थे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि दंड भुगता करके, है ना, यूनिट्स बनते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि वहाँ पे जो रेड सॉइल है, स्पेशली जो वेस्ट बंगाल का जो रीजन है ना, और जो उड़ीसा का, नॉर्थ उड़ीसा का रीजन है, और जो इसी के आसपास का मध्य प्रदेश का जो रीजन है ना, और इसके अलावा जो झारखंड का छोटा नागपुर वाला प्लेटो वाला रीजन है, वहाँ पे क्या है, रेड सॉइल है और हार्ड सॉइल होता है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ट्राइबल चीफ्स के द्वारा रूल किया जाता था, और सेटलमेंट बहुत थिन था, बहुत कम जगहों पर लोग सेटलमेंट थे। तो फॉर्मेटिव फेज़ में क्या हुआ कि ये एग्रेरियन इकोनॉमी, जो बहुत एडवांस्ड एग्रेरियन इकोनॉमी है, इसका फ़ायदा इन सारे रीजन पे हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे हुआ ना, वो जंगल वाले एरियाज़ में हुआ, जहाँ पे एल्यूवल सॉइल था, मतलब बांग्लादेश के रीजन में और ब्रह्मपुत्र बेसिन के रीजन में। यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा था, मिट्टी सॉफ्ट थी, तो यहाँ पे ये इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया से फैला इनके मुकाबले जहाँ पे रेड सॉइल था। तो खैर, आज के चैप्टर में इतना ही। आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, और इसी तरीके से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए